ठीक है बेटा, जुड़िए मेरे साथ और अपने डेरिवेशन सीरीज को अपने आगे बढ़ाते हैं। और उस डेरिवेशन सीरीज में आज का हम टॉपिक ले रहे हैं रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अपवर्तन। इधर जो मैंने डायग्राम शो कर रखा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, तो ये जो बॉक्स है जो येलो कलर में मैंने बनाया है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को, एक पारदर्शी माध्यम है ये। और ये जो व्हाइट एक मैंने बना रखा है बॉक्स, ये एक प्लेन है। व्हाइट वाला एक प्लेन है, ये एक तल है। और ये जो है ये एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम। हम इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आई टेक हेयर नॉर्मल, एक अभिलंब खींचते हैं अपने। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने। और एक इंसिडेंट रे लेते हैं। ये आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट रे, जिसे हम बोलेंगे आपतित प्रकाश। ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे। आपतित किरण इट मीन्स इंसिडेंट रे। हम बेटा दो मीडियम की बात कर रहे थे, तो ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये N1 मीडियम है, इसे मैं एयर बोल देता हूँ, यानी ये वायु है। और ये जो बॉक्स हमने बना रखा है ये हमारा मीडियम नंबर 2 है। ये मीडियम नंबर 2 है और ये हमारा मीडियम नंबर 1 है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अपवर्तनांक, वो हम मान लेते हैं N2 है। तो लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसको ग्लास नाम दे देता हूँ। कांच में, वायु से कांच में जा रही है लाइट। ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये एयर से ग्लास में जाना चाह रही है। तो ये इंसिडेंट रे होगी, ये नॉर्मल हो गया, यानी ये आपतित किरण होगी, ये हमारा अभिलंब हो गया। ये अभिलंब नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, ये नॉर्मल है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आई बेटा है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, यानी लाइट इतने एंगल पर आया आई पर। तो क्या होता है, जब भी किसी सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट होता है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। यहां से सम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड कम बैक इन द सेम मीडियम, और रिमेनिंग पार्ट ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम। क्या होगा, लाइट जब आएगा तो इसका कुछ हिस्सा तो सेम मीडियम में चला जाएगा, जिसे हम रिफ्लेक्शन में पढ़ चुके, परावर्तन में पढ़ चुके। और कुछ जो लाइट है वो अगले मीडियम में चली जाएगी। तो ये कुछ लाइट तो इसी मीडियम में आ गई, और रिमेनिंग जो पार्ट है दैट इज ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम, वो किस में चला गया? सेकेंड मीडियम में चला गया। तो इसे तो हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ये तो हम परावर्तन की घटना में पढ़े थे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेस। और ये गया सेकेंड मीडियम में, ये हमारी है रिफ्रैक्टेड रेस। ये हमारी अपवर्तित किरण है, जिसके बारे में हमें जानना है इस घटना में। तो बेटा जब भी कोई लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरती है तो उसका पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है। इसके थोड़े पार्ट का तो रिफ्रैक्शन होता जाता है और कुछ पार्ट का इसका रिफ्लेक्शन भी हो जाता है। सम पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, और कुछ सरफेस होती है वो पार्ट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था परावर्तन, उसमें हमने पढ़ा था कि जब प्रकाश किसी सतह के ऊपर गिरता है तो सतह से टकराने के बाद या सतह से गिरने के बाद प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, तो इस घटना को तो हम क्या कहते थे? परावर्तन कहते थे। लेकिन सम पार्ट इज ट्रेवल इन द सेकेंड मीडियम, कुछ जो होता है वो सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करता है। तो सेकेंड मीडियम में ये ट्रेवल किया। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है। और चाल में परिवर्तन होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। व्हेन लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम देन इट स्पीड इज चेंज। तो इसका स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और स्पीड चेंज होने का जो फिनोमिना है दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्शन।
वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। और स्पीड चेंज होने का हमें इस डायग्राम में क्या पता चलेगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। अगर जैसे एयर से ग्लास में आ रही है, इसका मतलब ये रेयर टू डेंसर आ रही है, यानी विरल से सघन में आ रही है, तो ये जो रे है वो बेंड टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी ये। और यदि यहाँ रेयर मीडियम होता, अगर ये ग्लास से एयर में ट्रेवल करती, तो ये एंगल बड़ा कर देते हम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर कर देते। तो हमारे पास दो डेफिनेशन हैं, कौन कौन सी सर? पहली डेफिनेशन तो ये है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन आता है, और चाल में परिवर्तन आने की घटना को हम क्या कह देते हैं? अपवर्तन कह देते हैं। इन इंग्लिश, when light is travel from one medium to the another medium, then its speed is change। तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और स्पीड में चेंज होने का जो फिनोमिना है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा, और स्पीड घटेगा तो ये एंगल छोटा हो जाएगा। इस एंगल को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर बोलते हैं इसको। अगर आई की कंपेयर में रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा? आई और आर सेम नहीं होंगे। इफ आई इज ग्रेटर देन आर, तो इसका मतलब रेयर से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है सर। हिंदी में लिखूं, आपतन कोण का मान बड़ा है और अपवर्तन कोण का मान छोटा है, तो ये विरल माध्यम से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। ओके सर। अगर आई इज लेस देन आर, ऐसा केस है, आर बड़ा है आई छोटा है, तो इसका मतलब उल्टा, तब ये किससे किस में जा रही है? सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। देन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, रेयर में जा रही है। तो हमने देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड में चेंज आता है। ओके, स्पीड में चेंज आने से होता क्या है? आई के बराबर आर नहीं आता, आर एंगल का मान या तो उससे छोटा आता है या उससे बड़ा आता है। और थर्ड क्या होता है भाई? थर्ड, ये जो रे होती है ये बेंड टू द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, या तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये जो पूरा फिनोमेना होता है, तीन डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन, या वो कहलाता है अपवर्तन। बेटा इसमें एक शानदार क्वेश्चन होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती? बेटा स्पीड चेंज हो जाती है, यस सर। इंटेंसिटी यानी तीव्रता भी चेंज हो जाती है, यस सर। थर्ड, इसका जो एंगल होता है वो भी चेंज हो जाता है, वेव की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। ओके सर। तो कौन सी चीज चेंज नहीं होती इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन? फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज, आवृत्ति चेंज नहीं होती। इधर मैं लिख देता हूं, विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, देन यू से दैट फ्रीक्वेंसी, देन यू से दैट फ्रीक्वेंसी। ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जो प्रावर्तन में भी चेंज नहीं होती और अपवर्तन में भी चेंज नहीं होती? तो वो कौन सी है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए कि अपवर्तन की परिभाषा के बाद अपवर्तन के मेनली दो नियम है जो आपको याद रखने हैं। बेटा वो नियम कौन कौन से? एक तो देखो यहां दिख ही रहा है आपको, ये रे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखो जो मैंने एक तल बनाया था उसी तल में ही है, लेइंग इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन के अंदर ही। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लेइंग इन द सेम प्लेन। ओके सर। हिंदी में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम है। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इस बात को। कौन कौन? तीनों चीजें, आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लेइंग इन द सेम प्लेन, आर लेइंग इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों एक ही तल में होते हैं, लेइंग इन द सेम प्लेन।
इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होते। यू ऑल्सो राइट इन हिंदी कि ये एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में का मतलब क्या है सर? एक ही तल में होते हैं, बिल्कुल बेटा बता देते हैं। एक ही तल का मतलब जैसे ये मेरा हाथ एक तल है, इसी में इंसिडेंट रे होगा, इसी में रिफ्लेक्टेड रे होगा और इसी में नॉर्मल होगा, तीनों एक में ही लेटे होते हैं, लेइंग इन द सेम प्लेन। और सेकंड रूल, इसका सेकंड रूल बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप मेरे साथ लिखना सीखिए। बच्चे को ये तो पता होता है, सेंटेंस तो पता होता है कि स्नेल का नियम क्या है, स्नेल लॉ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चा मात कहाँ खाता है? बच्चा यहाँ खाता है कि सर इसको लिखना कैसे होता है। व्हेन वी अप्लाई इन द न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम, तो हम उसको कैसे लगाएंगे। हमारा डायग्राम क्या था देखो, हमारा डायग्राम ये था, यहाँ नॉर्मल था, यहाँ नॉर्मल था, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, और यहाँ हमारी क्या थी? रिफ्लेक्टेड रे थी। यानी ये आपतित किरण था, ये अपवर्तित किरण था, और ये डॉट लाइन वाला क्या था? अभिलंब था। रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी? रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। ये वायु से कांच में जा रही थी बेटा, ग्लास में। ये एंगल हमारा आई था और ये एंगल हमारा आर था। ये आपतन कोण था और ये अपवर्तन कोण था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। इसका जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो मैंने n1 मानी थी, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, और इसका अपवर्तनांक को या प्रकाशी घनत्व को वो n2 था। तो बेटा स्नेल का नियम देखो कैसे लिखेंगे हम। व्हेन वी अप्लाई द स्नेल लॉ फॉर दिस सिचुएशन, तो आप जब भी लिखें साइन आई, तो रे जाने की डायरेक्शन में लिखें ये एंगल अपॉन ये एंगल, रे जाने की डायरेक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों का रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल रिमेनिंग कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट रहेगा। उस कांस्टेंट को लिखने का तरीका देखिए आप क्या लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम, अगर रे जा रहा है एयर टू ग्लास, तो मैंने आई और आर जो एंगल लिए वो रे की डायरेक्शन में लिए, और n1 n2 लिखूंगा वो मैं उल्टा लिखूंगा, रे की अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपॉन ये। तो इधर बेटा मैं लिखूंगा n2 अपॉन n1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि रे जा रही थी 1 से 2 में, तो मैंने 1 वाला एंगल बटा 2 वाला एंगल लिख दिया, लेकिन इधर जब अप्लाई करूंगा तो 2 बटा 1 लिखूंगा। अगर रे ऐसे जाती तो मैं एंगल ये अपॉन ये लिख के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले का अपॉन नीचे वाला का लिखता। इसे लिखते वक्त क्या लिखेंगे? इसे लिखते वक्त हम लिखेंगे n21, ऊपर 2 और नीचे 1। ये है क्या? दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये माध्यम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और किसकी सापेक्ष है? 1 के सापेक्ष। ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है और किसके सापेक्ष है? 1 के सापेक्ष है। तो बेटा इसको क्या लिखा हमने? इसको स्नेल का लॉ बोलते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज रिटन एज n21। कई बार हमसे ये पूछ लेते हैं कि इसको देख के बताइए रे किस से किस में जा रही है। 2 का 1 के सापेक्ष है और रे की अपोजिट डायरेक्शन में लिखा है, तो 1 से किस में जा रही है? रे 2 में जा रही है। ये आपके दोनों के दोनों रिफ्रैक्शन के रूल थे, अपवर्तन के नियम थे। अब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूँ। इसको पॉज कर।